हेलो, मेरा नाम दीपेश है और मैंने कराई है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। इसको लमसम 1 महीने हो चुका है और 1 महीने के बाद आप देख सकते हो अभी ऐसे ये कुछ श्रेडिंग फेज चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे बाल अभी जो आगे के थे, सारे नहीं एक्चुअली 50% तक निकल गए हैं मेरे को लग रहा है अभी। तो अभी फर्स्ट पीआरपी के बाद पता चलेगा कितने परसेंट बाल श्रेड हो चुके हैं। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ डे, जब मैंने पूछताछ चालू की थी तब से, और फिर एंड जो सर्जरी वाला डे था जहाँ पे सर्जरी ख़त्म हुई थी, वहाँ तक मेरे मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या हुआ था मेरे साथ। और जी हाँ, तो शुरू करते हैं। तो बात है 30 दिसंबर की, जब मैंने इनको मैसेज ड्रॉप किया था, जो हेयर ग्रो रीग्रो क्लिनिक है, QST रीग्रो क्लिनिक है उनको। तो अगले दिन ही मेरे को मैसेज बैक या कॉल आता है आई थिंक। फिर बात होती है मेरी 31 दिसंबर को, और उनसे पूरी बात पूछताछ होती है। मेरे को ज़्यादा इतना नॉलेज था नहीं, बट मेरे को ये पता था 1 साल 1.5 साल से कि अगर आपको बाल वापस लाने हैं तो हेयर सीरम वगैरह ये सब बर्बाद है, बेकार चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, तेल का, हेयर सीरम जो थे उनका, और जितने भी नुस्खे थे मैंने सारे ट्राई किए, बट आपके बाल एक बार चले गए, स्पॉट हो गया है ना, तो वहाँ पे बाल नहीं आ सकते। वो सीरम तेल वगैरह ये मिड पे जो बाल झड़ते हैं ना, उनको रीग्रो कर देते हैं, वापस से लाते हैं। तो चलो ये नहीं, बट आगे बढ़ते हैं। फिर 30 तारीख 31 तारीख को उनका फ़ोन आता है, मेरे को पूरा समझाया जाता है ये सीन है, यही हेयर रिलेटेड बात होती है। फिर वो बताते हैं कि उनका कोई ऑफर चल रहा है, अगर मैं आज ही लेता हूँ उनका वो 2,000 रुपये वाला, तो मेरे को कुछ सस्ते प्लान्स मिल जाएंगे जो कि अच्छे प्राइजेस पे मिल रहे थे। तो मैंने तुरंत फिर आई थिंक इवनिंग में वो बुक कर लिया था, 2,000 रुपये दे के बुक कर लिया था। मैंने बोला ठीक है। मैं और उन्होंने मेरे को डेट्स दिए थे 9, 16 और 19 के, 19 जनवरी के डेट्स थे ये सारे। फिर मैंने घर वालों से बात की, फिर मैंने सोचा कि जितना जल्दी सर्जरी हो जाएगा उतना जल्दी रिकवरिंग फेस में आ जाएंगे, क्योंकि इसको टाइम लगता है 6-7 महीने, 1-1.5 साल लगता है बाल वापस, मतलब पूरा फुल रिजल्ट आने में। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं की, मैंने उनको जो कॉल मेरी बात हो रही थी फिर डेली उनसे, तो उन्होंने बोला कि आपको कौन सा डेट चाहिए। तो मैंने बोला कि आप जो भी रिसेंट का डेट है आप बताओ मेरे को, वो दे दो। तो फिर बताया उन्होंने 7 तारीख भी अवेलेबल रहेगा। तो मैं बोला ठीक है, परफेक्ट, 7 तारीख का डन करते हैं। तो आगे, जब मैं आगे आई थिंक आगे आने वाले कुछ दिनों में, फिर उन्होंने बताया मेरे को कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। मैंने बोला ये तो मेरे को पहले से पता नहीं था, बट आप ऑल ऑफ ए सडन बता रहे, आई थिंक 2 दिन पहले बताया था उन्होंने। तो मैं बोला ठीक है, मैं कराने गया ब्लड टेस्ट करा के वापस आ गया। फिर 7 को मॉर्निंग में, मैं 9 से 10 के बीच में मेरे को टाइम दिया था उन्होंने कि इसके बीच आ सकते हो। तो आई थिंक मैं 9:15 और 20 पे वहाँ पे उनकी क्लिनिक में पहुँच गया था। और उनकी क्लिनिक ऑलरेडी खुली हुई थी, आई थिंक सर्जरीज वगैरह ऑलरेडी हो रही थी पहले से। मेरे को लगा था कि अभी 10-10 बजे खुलेगी। तो पूरा डे काम करते रहते हैं वो लोग, क्लिनिक चलता रहता है उनका। फिर क्लिनिक पे जाने के बाद मैंने जब उनको बताया कि मेरा अपॉइंटमेंट है, मैंने बुक करा रखा है, तो उन्होंने मेरे से आधार कार्ड और मेरे जो ब्लड रिपोर्ट थी मेरे को बोला कि ये नंबर पे भेज दो आप। तो मैंने वो भेज दिया। फिर वो बोले कि आपकी फ़ाइल रेडी हो रही है। फ़ाइल रेडी होने के बाद जब आई थिंक उसमें कुछ आधा आधा घंटा लगा होगा, फिर उसके बाद मेरे को एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने चेक किया कि मैं फ़िट हूँ कि नहीं हूँ ये सर्जरी के लिए। तो उन्होंने स्किन में मेरे एक इंजेक्शन लगाया, 5 मिनट के लिए वेट करने को बोला कि 5 मिनट आप वेट करिए, हम देखते हैं आपको कि इचिंग वगैरह अगर हो रही है तो मेरे को बताना। तो मैंने 5 मिनट वेट किया, सब ठीक था। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने एक फ़ाइल पढ़ने को भी दी थी, तब तक मैं बोला कि आप ये चेक कर लो, आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पे। तो उसमें सारे लिखे थे डिटेल्स वगैरह सर्जरी के, जो भी प्रोसेस था, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह सारे कुछ थे। बहुत आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। तो मेरी बहन ने रीड वीड किया, फिर हमने, उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, फिर उसके बाद हमने सिग्नेचर कर दिए। वो बोले इतना ठीक है, सब ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको अभी जो भी क्वेरीज हैं कुछ पूछना है, तो एक लेडी डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर, तो यंग थी काफ़ी, तो उनके पास ले जाया गया, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैंने वही इन जनरल क्वेश्चंस पूछे कि ये सब क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, वही जो मन में चल रहा था जब भी। तो वो सब पूछा, बात बात हुआ। उसके बाद बाहर आने को बोला मेरे को, फिर वेट करने को बोला। फिर मेरे को एक सीनियर डॉक्टर के पास ले गए वापस, क्वेरी जो भी आपकी पूछने के लिए। तो उन्होंने चेक किया मेरे को और बोले कि देखा ये कि आप क्यों करा रहे हो, आपका तो ठीक लग रहा है। तो मैंने बोला कि ये मेरे को कराना है। और आप देख सकते हो, एक्चुअली मैंने दिखाया नहीं आपको, 1 महीना हो गया है अभी। तो ये अभी श्रेडिंग फेस है, अभी मेरे ऑलमोस्ट सारे बाल श्रेड हो चुके हैं, सारे नहीं मतलब 50%। और ये डोनर एरिया भी चेक कर, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो उन्होंने बोला आपको ज़रूरत नहीं है, आप मत कराओ। मेरे पापा मम्मी भी साथ में थे, तो मेरी पूरी फैमिली गई थी एक्चुअली। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, कैमरे में कुछ ज़्यादा ही दिखता है कंटेंट क्रिएशन फील्ड में, और मेरे को बालों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तो मेरे को पिछले 1 डेढ़ साल से ये चीज़ खल रही थी कि यार ये, तो मैं कोशिश बहुत कर रहा था, जो भी मैं कर पाया, जो तेल आते हैं महंगे महंगे ऑयल्स लगाए मैंने, और सीरम वगैरह जो थे, बहुत सारे सीरम, इन पे मैं एक अलग से अलग आई थिंक कुछ बताऊंगा आप लोग को, वीडियो बनाऊंगा इन पे। तो अभी तो सर्जरी हो गई है ना, तो मेरे को कुछ ज़्यादा डीप में चीज़ें पता चल गई हेयर के बारे में। तो वो सब बेकार है। स्पॉट ऐसी जगह पे आपके बाल वापस आ ही नहीं सकते किसी सीरम वगैरह से, ये केवल सर्जरी के बाद ही आ सकते हैं, अच्छी सर्जरी होने के बाद। फिर उनसे बातचीत हुआ आई थिंक हमारा, फिर उन मम्मी पापा बोले हाँ मत कराओ मत कराओ। वो तो डरे हुए थे, मैं भी थोड़ा वो डरा हुआ था। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं वापस। फिर फिर वो वापस बोलते हैं मेरे को वेट करने के लिए। आई थिंक 1 डेढ़ घंटा, 1 घंटे का वेट था। फिर उसके बाद अप्रॉक्स फिर मेरा हेड सेव किया जाता है। हेड सेव करने के बाद ऐसा लाइन बनाई जाती है, आई थिंक उसके पीछे का डोनर एरिया होगा, वहाँ से बाल एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर वो करने के बाद हेड वॉश किया गया, मेरा पूरा हेड धुला गया। और हाँ, पिक्चर्स क्लिक किए थे उन लोगों ने, 3 बार मेरे पिक्चर्स क्लिक हुए थे। एक बिफोर जैसा मैं गया था वैसे पिक्चर्स लिए थे उन लोगों ने, फिर हेड सेव करने के बाद पिक्चर्स लिए थे। फिर उसके बाद उन लोगों ने जब सर्जरी हो गई थी उसके बाद एंड एंड में, जो सर्जरी के एंड में उन्होंने फिर पिक्चर लिए थे। तो ये बात बता दूं मैं आपको। और उन्होंने ये भी पूछा था आप अल्कोहल या सिगरेट शराब ये सब कंज्यूम करते हो, आपको बीमारी है कि नहीं, ये सब भी पूछा गया था सर्जरी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आई थिंक, बाद की मेडिकेशन के लिए या ड्यूरिंग द सर्जरी आपको कुछ अलग से तो नहीं एंटी मेडिसिन वगैरह कुछ देना है, तो उसके लिए ये पूछा जाता है। तो मैं बोला मेरे केस में तो ये सब कुछ नहीं है, मैं सिगरेट शराब ये सब पीता नहीं हूँ, और ना मेरे को कोई बीमारी है, ना कोई मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ ऑलरेडी। तो बोले ठीक है, फिर तो सब नॉर्मल था। फिर हेड सेव करने के बाद पिक्चर्स क्लिक होती हैं, उसके बाद मेरी जो हेयर लाइन है वो ड्रॉ करते हैं। एक ब्लू आई थिंक कुछ था, वो कुछ तो मार्कर वगैरह नहीं था, कुछ तो पतली सी एक डंडी थी, उस पर रुई लगी हुई थी कॉटन से। फिर वो बनाते हैं, फिर मेरे को दिखाते हैं कि आपको ठीक लग रहा है। बोलते हैं आपकी गर्दन थोड़ा टिल्ट है ऐसे। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे को बोलते हैं आप चेक कर लो। वो मिरर देते हैं, मैं चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार थोड़ा आगे नहीं आ सकती क्या। तो वो बोलते हैं कि आगे नहीं नहीं, फिर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी वो, फिर बेकार लगने लगी। और डॉक्टर ने भी बोला था, मैंने बोला उनको ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कुछ करने को मैंने उनको बोला, तो बोले नहीं इतना अग्रेसिव हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो बाल लग गए एक बार, जो उग गए वो वापस नहीं जा सकते। और एक बार कम सर्जरी होने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वापस सर्जरी के लिए आ सकते हो, क्योंकि हम कम नहीं कर सकते, बढ़ा तो सकते हैं हम, पीछे से निकाल के आगे लगा देंगे, वो बढ़ जाएंगे बट कम नहीं हो पाएंगे। तो बोले इतना अग्रेसिव नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जितना सही लग रहा है उतना कर दीजिए आप। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद अचानक से फिर मेरे को बोला कि आप पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट पे करने के बाद मेरा थोड़ा उनसे बातचीत हुआ कि ये क्या क्या है पैकेज वगैरह को लेकर। इस पे मैं एक्चुअली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पेमेंट को लेके गाइस। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए चार्ज किए थे वो दिन पे, 7 तारीख की बात है ये। और मेरे को 2500 ग्राफ्ट अप्रॉक्स बोले थे। फिर मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे को बोला कि अभी आप चलो हमारे साथ। पेमेंट जैसे ही हो गया, मेरे को ऊपर ओटी, जहाँ पे मैं सीनियर डॉक्टर से मिला था वहीं पे ऊपर वापस ले जाया गया, वहीं पे सारी सर्जरीज हो रही थी। तो ऊपर जाने के बाद हम लोग, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, मेरी फैमिली वगैरह को बोल दिया उन लोगों ने कि आप लोग जाइए, अभी इसमें टाइम लगेगा 3 4 घंटे एटलीस्ट। तो मैं ऊपर जाता हूँ, फिर मेरे को ओपी किट दी जाती है, आई थिंक ऑपरेशन थिएटर ओटी किट दी जाती है, फिर वो पहनने को बोला जाता है। और वो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नई तो नहीं थी, बट हाँ थोड़ी पुरानी लग रही थी। और ठीक है मैंने बोला पहन लेता हूँ, धुली हुई थी ऑफ कोर्स। बट हाँ फिर वहाँ पे मैंने चेंज की, मेरे को पहनना नहीं आ रहा था, फिर कोई आया मेरे को हेल्प की और मैंने वो पहन ली। फिर मैं ओटी थिएटर में गया, वहाँ पे किसी की सर्जरी मेरे से पहले हो चुकी थी। उनका नाम, ग्राफ्ट्स वगैरह लिखे थे, फोर अप्रॉक्स आई थिंक 4500 ग्राफ्ट उनको लगे हुए थे। तो वो उनका लिखा हुआ था और वो इंजेक्शन वगैरह रखे हुए थे। फिर वो साफ वाफ करके फिर मेरे को वहाँ पे उन्होंने कुछ, मेरी जो मेरे को बैग मिला था, फाइल रेडी करने के बाद उन्होंने एक बैग भी दिया था जिसमें सलाइन वाटर, बाकी आफ्टर जो सर्जरी के बाद जो चीज़ें काम में आने वाली हैं वो, तुरंत बैग, वो उसमें मेरा नाम वाम लिख दिया था। तो उससे निकाल के दवाइयाँ मेरे को 4 5 कुछ टैबलेट्स थी, वो मेरे को खिलाई। और उसके बाद सैंडविच ला के दिया मेरे को, बोले अब ने कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो फिर सैंडविच खाया मैंने। उसके बाद मैं बोला अब लेट जाओ। मैं लेट गया, मेरे ऊपर कंबल डाल दिया, ठंड बहुत थी। बट वहाँ इतनी लग नहीं रही थी वो ओटी थिएटर में।
और मेरे अंदर डर भी बहुत था। उसके बाद 2-3 आते हैं, मतलब ओल्ड तो नहीं बोलूँगा, सीनियर नहीं थे वो लोग, यंग ही थे, अप्रोक्स मान के चलो 27-28 या ऐसे ही थे, यंग पीपल थे। एक उनमें से जो आई थिंक जो उनमें से हेड थी, लेडी, जो लेडी डॉक्टर थी, वो आती जाती रहती थी बीच में, तो वो आके क्वेश्चन वश्चन पूछे मेरे से कि आपको कुछ बीमार, आपको सर्दी जुकाम खांसी तो नहीं है? मैंने बोला हाँ, थोड़ा सा जुकाम और बुखार जैसा लग रहा है मेरे को। फिर उन्होंने लिखा, नाम वाम पूछा, और आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है कि नहीं। फिर वो जो पीछे से आते हैं, मेरे डाइपर वाइपर पीछे लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर मेरे को वीको डाला जाता है। एक बार में तो वो बंदा डाल नहीं पाता है, वो लड़का था कोई। फिर उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने वो वीको डाला मेरे को, फिर वीको के बाद इंजेक्शन लगाया, फिर उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी आई थिंक 1-1.5 घंटा तो कुछ महसूस नहीं हुआ मेरे को ज़्यादा। उन्होंने सामने होल क्रिएट किए और एनेस्थीसिया लगा ही दिया था, तो मेरे को 1-1.5 घंटे तक कुछ महसूस नहीं हुआ। और वहाँ पे हल्का गाना भी बज रहा था। तो फिर सर्जरी चलती रही। फिर उसके बाद आई थिंक वो जब असर कम होने लगा, तो पीछे का हल्का सा दर्द होने लगा। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था, मेरा पूरा पैर वैर अकड़ने लगे थे। कम्बल उम्बल था तब की, लेकिन फिर भी मेरे पैर अकड़ने लगे थे। एंड में, एंड की बात बता रहा हूँ ये। फिर धीरे धीरे सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। और वहाँ पे बट मेरे को एक्चुअली एक चीज़ वो लगी कि वहाँ पे मेरे ग्राफ्ट नहीं लिखे उन लोगों ने, पहले जो बंदा करा के गया था उसके ग्राफ्ट नाम वगैरह कुछ डिटेल्स लिखी थी। तो फिर सर्जरी हो गई। उसके बाद आई थिंक फिर पीछे से या ग्राफ्ट लेते हैं, जब यहाँ पे होल क्रिएट करते हैं तब तो नहीं मालूम पड़ा मेरे को कुछ भी। फिर जब पीछे से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तब बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, तो वो वाइब्रेटर जैसा कुछ लगा रहे थे। फिर उसके बाद वापस से नॉर्मल हो जा रहा था। फिर जैसे ही वो निकालते थे, थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लगा था तभी। फिर उसके बाद पूरी सर्जरी कंप्लीट होती है। फिर मेरे को जब वो उन्होंने ग्राफ्ट यहाँ पे लगा रहे थे ना, तभी भी महसूस नहीं हुआ। केवल दर्द तभी होता है जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं पीछे से डोनर एरिया से, तो तब थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो मतलब ठीक था, इतना सहन करने पर असहनीय तो नहीं था, बट हाँ दर्द तो होता है एक्चुअली। तो उसके बाद प्लांट कर दिए, और एंड में मेरे पूरा पैर वैर अकड़ने लगे थे लेटे लेटे वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरे को सैंडविच और एक फ्रूटी ला के दी। सैंडविच का ठीक है, फ्रूटी अनहेल्दी चीज़, बट ठीक उन्होंने ला के दी, मैंने पी। और फिर उसके बाद उन्हें बोला कि आपको बाथरूम तो नहीं जाना? मैं बाथरूम चला। मैंने बोला हाँ जाना है, 3-4 घंटे हो चुके थे। और फिर बाथरूम करने के बाद मैं वापस आया, मेरे पिक्चर्स उन्होंने लिए एंड वाले वो। फिर उसके बाद मैं बाहर आता हूँ, 4-5 बज गया था। तो सर्जरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। और इनमें से मेन चीज़ें यही थी कि मेरे को पूछा गया था ये सब क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो। फिर मेरा जो ये दिख रहा था, आप लोग देख सकते हो सर्जरी कंप्लीट होने के बाद कैसा लग रहा था। और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद फिर वापस वो लोग बोलते हैं कि अभी आप वेट करो, फिर वापस लेके जाते हैं मेरे को वो जो रिसेप्शन एरिया था वहाँ पे। फिर वो जो किट वगैरह थी यहाँ पे, बैंडेज वगैरह पूरा लगे थे, वो टोपी से ढक दिया था। बोला आपको डस्ट से, सनलाइट से, वो सब आपको पता, वो बेसिक चीज़ें आपको पहले ही बता देंगे, और बाद में भी वो बताते रहते हैं। डे 1 से 5 के बीच में बहुत केयर करना होता है, डे 0 से एक्चुअली 5 के बीच में आपको कुछ ज़्यादा ही केयर करना पड़ता है। तो वो कॉल आपके पास कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो वो बताएंगे। फिर उसके बाद रिसेप्शन एरिया पे जाने के बाद वापस से मेरे को सिग्नेचर कराए थे किसी चीज़ पे। मैं जल्दी, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया है क्या है। तो मेरी बहन ने भी देखने की कोशिश की, फिर उसने देखा वोखा होगा, मैंने तो देख भी नहीं पाया सही से। तो सिग्नेचर कर दिए, सर्जरी कंप्लीट हो गई थी मेरे को। फिर वो 24 घंटे बाद बैंडेज वैंडेज निकालना था अगले दिन। फिर मैंने कॉल पे बात की, तो मैंने बोला मेरे को तो घर भी जाना है। वो दिन तो हम लोग रेस्ट करते रहे, तो अगले दिन जाके क्लिनिक पे बोले आप घर जाइएगा तो घर पे ही निकालिएगा फिर आप ये बैंडेज। फिर मैं क्या किया, मैंने उस पर जो सलाइन वाटर मिला था स्प्रे करना था। सर्जरी जैसे ही हो जाती है आपकी, उसके बाद से ही सलाइन वाटर डालना चालू कर देना था। मेरे को लगा ये अगले दिन से, जब ये बैंडेज निकालने के बाद से होगा। तो मैंने फिर स्प्रे ही नहीं किया था। सर्जरी आई थिंक 4-5 बजे के बाद से, सुबह जब मैं क्लिनिक पे गया था 9-10 बजे उनकी, तब तक मैंने स्प्रे नहीं किया था। बोले कि थोड़ा हाँ थोड़ा वैसा लग रहा है। फिर वहाँ पे क्लिनिक पे उन्होंने स्प्रे किया, बोला सब ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा चेक किया, क्रश जैसी जम गई थी, तो उसको एक आई थिंक कुछ उसको निकाल दिया। फिर बोला कि आप अभी इस पे हर घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे में आप स्प्रे करते रहिए इसको। फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो ये पूरा सर्जरी का ये था डिटेल। तो आई होप अब लोगों को समझ आया होगा कि कैसे होती है सर्जरी। इसमें सबसे मेन एस्पेक्ट आई थिंक यही है कि वो लोग पहले तो देखते हैं आप सर्जरी के लिए फिट हो कि नहीं हो, और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो, कोई बीमारी या दवाइयाँ वगैरह चेक करते हैं। और
फिर इसके बाद हेयर लाइन सबसे वो होता है, आपको देखना पड़ता है क्या है कि क्या नहीं, कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए नॉर्मल। तो बहुत सारे क्लिनिक्स क्या करते हैं, आपके ओल्ड जो फोटोज़ हैं उनको देख के बनाते हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट, वो जो बंदा था उन्होंने बोला मैंने 5,000 हेयर लाइन ड्रॉ किए हैं अभी तक। तो और उन्होंने उन्होंने ही मेरी हेयर लाइन ड्रॉ की थी। तो वो लोग फ़ोटोज़ देख के नहीं करते हैं बेसिकली, उनको जैसा आपके फेशियल स्ट्रक्चर या फिर जैसा आपके चेहरे पे सूट करता है उस हिसाब से वो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये था मेरा हेयर जो ट्रांसप्लांट का था पूरा, सर्जरी का फुल डिटेल्स आई थिंक। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आपके क्या क्वेश्चंस है, क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो आगे फ्यूचर में या सोच रहे हो? तो और आप अपने क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर डालना, मैं जितना हो सके आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो पेमेंट रिलेटेड बातचीत थी, थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे हुआ था तो उसका भी बाद में सही हो गया था वो, तो उसका इन डिटेल मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वाला ज़रूर देखिएगा। और इसमें से जो भी आई थिंक पूरा तो मैं इतने वीडियो में पूरा तो नहीं बता पाया, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें थी जो मेरे को अभी भी याद है आफ्टर 1 मंथ, वो चीज़ें मैंने आपको कवर करके बता दी। अगले वीडियो में अगर कुछ मिस हुआ होगा यहाँ से तो मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। और पेमेंट रिलेटेड जो भी बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन वश्चन आते हैं, हम डे 0 से डे 5 के बीच में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका भी आई थिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। शायद वो आगे आने वाले टाइम में हम बनाएंगे। और फर्स्ट पीआरपी भी अबे जाने वाला हूँ अभी रिसेंटली, आई थिंक 5-10 दिन के अंदर। फिर मेरा मेडिकेशन चालू होने वाला है, आफ्टर 1 मंथ बोला था उन्होंने अब चालू करेंगे। तो अभी 1 महीने पूरा हो गया है, मैं पीआरपी कराने के लिए जाऊंगा तब वहाँ से दवाई लूँगा, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे तो आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। तो जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही था और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपके थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, सर्जरी की जो क्यूरियोसिटी है थोड़ी बहुत मैंने दूर की होगी। और आपके जो क्वेश्चंस हैं कमेंट करके बताओ, फिर मैं वो देखता हूँ और जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय गाइस।